बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कानूनी शहादत के हवाले से है। हम इससे पहले भी 9 आर्टिकल्स कवर कर चुके हैं। आज जो हमारा आर्टिकल 10 के ऊपर बात करते हैं। हम आर्टिकल 10 से ऑनवर्ड करेंगे। सो ये आर्टिकल जो 9 अप्लाई होता था, जिस तरह के आर्टिकल 9 अप्लाई हो रहा था कि एक के जो आर्टिकल 9 जो अप्लाई हो रहा था सिर्फ़ जस्ट उसके साथ जो कि क्लाइंट का उसके साथ होना, यानी कि वकील का एक क्लाइंट के साथ रवैया किस तरह होना, यहाँ पे बता रहा है आर्टिकल 9 के हवाले से ही उसने रेफ़रेंस दिए। यहाँ पे बता रहा है 10 आर्टिकल 9 टू अप्लाई द इंटरप्रेटर्स। कह रहा है कि जो हमारे इंटरप्रेटर्स है ना, द प्रोविज़न ऑफ द आर्टिकल 9 शैल अप्लाई टू द इंटरप्रेटर्स एंड द क्लर्क्स और सर्वेंट्स ऑफ द एडवोकेट्स। यहाँ पे इसने सिंपल बताया कि आर्टिकल 9 पे ही अप्लाई होगा, जिस तरह आर्टिकल 9 में बताया गया है कि एक एडवोकेट वो अपनी क्लाइंट की बातों को डिस्क्लोज़ नहीं करता, नहीं करेगा। इसी तरह वो जो कि वहाँ के इंटरप्रेटर से, क्लर्क से, सर्वेंट से, वो भी इसी तरह वो बातों को डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, किसी भी पर्सन की बातों को डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। जिस तरह यानी कि वकील किसी क्लाइंट की बातों को डिस्क्लोज़ नहीं करेगा, इसी तरह वहाँ के इंटरप्रेटर्स होंगे, क्लर्क्स और सर्वेंट्स ऑफ एडवोकेट्स होंगे, वो भी इसी तरह वो डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे बातों को, वो उनको भी यही यानी कि ये आर्टिकल 9 पे ही अप्लाई होता है, आर्टिकल 10 सेम कंडीशन बता रहा है। फिर उसके बाद बता रहा है कि आर्टिकल हमारे पास 11 आ रहा है कि प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय द वॉलंटरी एविडेंस। ठीक है? एक पर्सन वहाँ पे वो गवाही दे रहा है, लेकिन उसकी उसकी गवाही देने से ये मतलब नहीं होगा कि दूसरा पर्सन भी आ जाए, वो भी गवाही देना शुरू हो जाए। ये हरगिज़ नहीं होगा। यहाँ पे बता रहा है कि इफ एनी पार्टी टू सूट गिव्स एविडेंस देयरिन एट द हिज ओन इंस्टेंस और अदरवाइज ही शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव कंसेंट देयरबाय द सच डिस्क्लोजर एज इफ इन मेंशन इन 9 Article 9. And if any party to suit proceeding calls any such advocate as a witness, he shall be deemed to have consent to such disclosure only if he such only if he questions such advocate on the matter which but for the such question he would not be at liberty to disclose. अब यहाँ पे एक पर्सन ने बातें डिस्क्लोज़ की और दूसरे पर्सन को ये राइट नहीं होगा कि वो भी आप आके बातें डिस्क्लोज़ करे। ठीक है? ये भी जस्ट आर्टिकल 9 के बारे में बता रहा है कि फिर अगर वो एज़ ए पार्टी उसे बुलाया जाए, यानी कि एक एडवोकेट है वो डिस्क्लोज़ नहीं करेगा क्लाइंट की बातों को, अब उसको एज़ ए पार्टी बुलाया गया है, एज़ ए विटनेस बुलाया गया है, अब उससे आप वो क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन उस हद तक बता रहा है कि बट फॉर सच क्वेश्चन, सिर्फ़ उतना ही करोगे जितना उसका वो सवाल पूछा जाएगा, उसका ही जवाब दोगे, इससे ज़्यादा आप डिस्क्लोज़ नहीं करोगे। फिर यही समझा जाएगा कि वो जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट ने वो अपनी कंसेंट दे दी है डिस्क्लोज़ करने की। तो उसने सिंपल यही बताया कि जो एक पर्सन आके वो वकील अपनी डिस्क्लोज़ कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसने कंसेंट दे दी, वो जिसका क्लाइंट होगा उसने कंसेंट दे दी। ये मतलब हरगिज़ नहीं होगा, ठीक है? और उसका जब उस उसको अगर उस वकील को एज़ ए विटनेस बुलाया जाएगा, तब उससे आप वही सवाल करोगे जो एज़ अ कोर्ट उसको बुलाएगा। और फिर हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा है आर्टिकल 12 आ रहा है कि कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद द लीगल एडवाइज़र। अब जो राज़ की बातें की गई है लीगल एडवाइज़र के साथ, वो भी आपको क्या करना है, डिस्क्लोज़ नहीं करना है। आर्टिकल 9 में बता रहा था कि आर्टिकल 9 दरहकीकत वो क्लाइंट के बारे में था। यहाँ पे बता रहा है कि क्लाइंट के जो उसके वकील के दरमियान जो बातें होती हैं, वो भी डिस्क्लोज़ नहीं किए जा सकते। यहाँ पे इसने बताया नो वन शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज टू द कोर्ट ट्राइब्यूनल और अथॉरिटी एक्सरसाइज जुडिशियल और quasi judicial powers of jurisdiction any confidential communication which has been taken place between him and his legal advisor. अब इसने कहा कि वो एक पर्सन है जिसकी वो दरमियान बातें हुई, जुडिशियल एक्सरसाइज जो कि अथॉरिटी थे, उसके दरमियान जो कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन हुए, ठीक है? उसके दरमियान और वकील और उसके जो दरमियान बातें हुई थी, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन जो राज़ की बातें हुए थे, अब वो उसको डिस्क्लोज़ नहीं करेगा। वो जो क्लाइंट है वो वकील की बातों को डिस्क्लोज़ नहीं करेगा।
यानी कि ये 9 का उल्टे 9th में कह रहा है कि वकील अपनी क्लाइंट की बातों को डिस्क्लोज़ नहीं करेगा, और आर्टिकल 12 में बता रहा है कि जो क्लाइंट है वो अपने वकील की बातों को डिस्क्लोज़ नहीं करेगा। यहाँ पे इसने सिंपल बताया व्हिच ही ऑफर्स हिमसेल्फ एज़ ए विटनेस, अगर वो एज़ ए विटनेस आ रहा है, in which a case may be compelled to disclose any such communication as may be appear to the court necessary to be known in order to explain any evidence which he has given but no others। अगर वो एज ए विटनेस आ रहा है तो उसको परमिशन है डिस्क्लोज की, अगर अदरवाइज उसको बट नो अदरवाइज, उसके अलावा कोई चांस नहीं। सो ये हमारा आर्टिकल 12 था, और हमारा अब आर्टिकल हम इसकी बात करते हैं, आर्टिकल 13 की बात करते हैं। आर्टिकल 13 में कहा गया है कि आर्टिकल 13 में प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ विटनेस नॉट ए पार्टी। अब एक थर्ड पर्सन पार्टी है, उसके पास वो टाइटल डीड्स है, लेकिन वहाँ पे बता रहा है कि नो विटनेस हु इज़ नॉट ए पार्टी टू सूट shall be compelled to produce his title deeds to any party or any document in virtue of which he holds any property as a pledgee or the mortgagee or any document the production of which might tend to criminate him। कि एक पर्सन है, उसको थर्ड पर्सन है कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स है, अब वो भी उसको भी वो इजाज़त नहीं है कि वो चीज़ों को प्रोड्यूस करे, जिसके पास वो एज ए मॉर्गेजी और प्लेज है, उसके पास जो टाइटल डीड्स है, अगर वो उसे पेश करेगा, उससे वो उसके जो क्या नुकसान होगा या उसे क्रिमिनेट करेगा, उसको भी वो इजाज़त नहीं है कि वो डिस्क्लोज़ करे, उसको भी मजबूर नहीं किया जाएगा कि आपके पास वो चीज़ है, आप उसको पेश करो। तो अगर वो पेश करेगा, उसके बाद अगर वो चीज़ें पेश करेगा, उससे ये भी हो सकता है कि वो क्रिमिनेट हो जाए, ठीक है? यानी कि 2 पर्सन है, तीसरा पर्सन के पास वो डॉक्यूमेंट्स है, अब उसको कंपल नहीं किया जाएगा कि आप फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स पेश करो। अगर वो पेश करेगा, वो एज़ ए क्रिमिनेट होगा, तो इसलिए कि उसे भी वो इजाज़त नहीं है, कंपल नहीं किया जा सकता कि आप फ़लाँ डॉक्यूमेंट पेश करो। अनलेस ही हैज़ एग्रीड इन राइटिंग टू प्रोड्यूस देम विद द पर्सन सीकिंग द प्रोडक्शन ऑफ सच डीड्स और सम पर्सन थ्रू whom ही क्लेम्स। अगर वो एग्रीड हो जाते, रिटन वो लिख कर दे देते कि मैं ये प्रोड्यूस करूँगा, लेकिन इसके बाद वो जो क्लेम नहीं कर सकोगे आप। तो वो सिंपल इसने बताया कि वो थर्ड पर्सन पार्टी है ना, उसको भी आप कंपल नहीं कर सकते हो कि फ़लाँ डॉक्यूमेंट पेश करो, अगर वो एज़ ए प्लेजी और मॉर्गेजी है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे फिर हमें बता रहा है कि ये जो सेक्शन में आर्टिकल 14 हमारे पास है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच अनदर पर्सन हैविंग पोजीशन कुड रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पे इसने बताया कि जो एक पोजीशन है, जो किसी और के पास पोजीशन है डॉक्यूमेंट्स की, वो अब कुड कुड रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस, अब वो रिफ्यूज़ कर सकता है प्रोड्यूस करने की। तो नो वन शैल बी compelled to produce documents in possession which an other person would be entitled to refuse produce if they were his possession unless such mentioned person consent to their production। अब किसी ने मुख्तियार ख़ास बना दी है कि उसके डॉक्यूमेंट्स किसी और के पास है। अब वो रिफ्यूज़ कर रहा है कि मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? वो डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर रहा। अगर वो जिसने मुख्तियार ख़ास उसे दे दिए, अगर वो कह दे कि आप हाँ भई, आपने फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स को पेश करो, मैं कह रहा हूँ, जिसने उसे दिए, तब वो पेश कर सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं कर सकता। इसने सिंपल बताया कि अगर आपने अपने वो डॉक्यूमेंट्स किसी और को दे दी, अब आप उसको पेश नहीं कर सकते हो। अब आपके पोज़ीशन में आप पेश नहीं कर सकते हो। जब तक आपको वो रियल मालिक नहीं कहता, तब आप पेश नहीं कर सकते हो। अगर वो रियल मालिक आपको कह देता है, कंसेंट दे देता है कि आप पेश कर दो, तब आप पेश कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको कंपल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे बताया कि विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन द ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट, कि एक जो विटनेस है, फिर वो एक्सक्यूज़ नहीं करेगा, ठीक है? किसी को जस्ट सपोज़ उसे विटनेस को लाया गया, अब वो विटनेस ने ऐसी गवाही दे दी, वो खुद क्रिमिनल बन गया। अब वो एक्सक्यूज़ नहीं कर सकेगा, ठीक है? हम आगे इसको एग्ज़ाम्पल से ले लेते हैं। यहाँ पे बताया ए विटनेस शैल नॉट बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग एनी क्वेश्चन
as to any matter relevant to matter in the issue in any suit or in any civil criminal proceeding upon the ground the answer to such question will criminate। ठीक है, यहाँ पे इसने बताया कि एक विटनेस को एक्सक्यूज़ नहीं किया जाएगा कि वो आके आंसर दे दे किसी रेलेवेंट फैक्ट का या मैटर इन इश्यू का, कोई भी किसी की चीज़ के बारे में कोई आके आप वो क्या करो गवाही दे दो, उसको भी वो आप मजबूर नहीं कर सकते हो, ठीक है। जस्ट सपोज़ हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे कि एक पर्सन है चोरी करने गया रात के 12 बजे, वहाँ पे ज जाता है 12 बजे, वो पहले ही से वहाँ पे मर्डर हो चुका है, ठीक है। अब मर्डर हो चुका है, यहाँ तीसरे प अब इसको सुबह एज़ अ विटनेस बुलाया गया कि आपने भाई क्या देखा? कि उसने कहा मैं रात को मर्डर होते हुए देखा। तब इससे पूछा जाएगा कि आप रात के 12 बजे वहाँ पे क्या कर रहे थे? तब तो पता चलेगा ये तो चोरी करने गया था, तब ये क्रिमिनल बन गया, ये खुद क्रिमिनल बन गया। अब ये एक्सक्यूज़ नहीं करेगा या मुझे माफ़ कर दो, इसको भी इसकी सज़ा देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे बताया विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम द आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट कि अब वो खुद मुजरिम बन गया, वो खुद चोरी करने गया था, वो खुद फँस गया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह बताया है, सिंपल बताया इसने कि प्रोसीडिंग अपॉन ई मे टेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू क्रिमिनेट। अब वो उसने ऐसी बातें बताई वो डायरेक्टली भी क्रिमिनेट होगा होगा या इनडायरेक्टली क्रिमिनेट हो रहा था, तो वो भी एक्सक्यूज़ नहीं कर सकेगा कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती से वो बयान विटनेस एज़ अ विटनेस बन गया। तो सच विटनेस और दैट इट विल एक्सपोज़ और द टेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एक्सपोज़ सच विटनेस टू पेनल्टी और फॉर फ्यूचर ऑफ द एनी काइंड। अब वो भी पेनल्टी के काबिल होगा, उसे भी वो भी अब मुजरिम बनेगा। अगर वो एज़ अ विटनेस आ गया, अब वो खुद क्रिमिनल हो गया, तो वो भी एज़ अ विट अब वो भी उस पे भी चार्ज लगेगा। ठीक है। इसने सिंपल बताया कि एक पर्सन को आप मजबूर नहीं कर सकते हो, वो अगर एज़ अ विटनेस है, वो खुद चोरी करने गया था, अब आप उसको विटनेस ला रहे हो। अगर आप उसको विटनेस ला रहे हो, तो अब अगर कोर्ट जज साहब पूछेगा कि आप उधर क्यों क्या कर रहे थे? उसने कहा कि मैं चोरी करने गया था, अब ये खुद क्रिमिनल बन गया, ठीक है। अब उसको भी एक्सक्यूज़ नहीं किया जाएगा कि आपने ऐसे जवाब नहीं देने हैं कि आप जिससे खुद क्रिमिनल बन जाओ, ठीक है। सो आज का हमारा यही था टॉपिक। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।